हेलो एवरीवन एंड वेलकम। इस वीडियो के माध्यम से आपको यूपीएसआई 2025 का जो लेटेस्ट पैटर्न है, जो लेटेस्ट ट्रेंड फॉलो होने वाला है आपके एग्जाम में, उसके आधार पे यहाँ पे क्वेश्चंस को डिज़ाइन किया गया है। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। पहला तो ये जो सेशन है, ये सेक्शन 1 है, जिस जो जीके जीएस का सेक्शन होता है, जिसमें 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये उसका सेक्शन है। इसमें 40 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन 5 सेक्शन से। तो इसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, करंट अफेयर है। तो इस प्रकार से सब हो गए 40 प्रश्न। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। यहाँ पे पहला प्रश्न है, सेकंड वन। नो कॉन्फिडेंस मोशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। नो कॉन्फिडेंस मोशन किसे कहते हैं? यानी कि अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव के बारे में यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इन स्टेटमेंट्स में से आपको चूज करना है कि कौन से स्टेटमेंट सही है और कौन से स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो आइए अब चेक करते हैं वन बाय वन कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि इसे केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। तो यस, इस ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ये जो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन होता है या नो कॉन्फिडेंस मोशन या फिर अविश्वास प्रस्ताव होता है, यह केवल लोकसभा में ही लाया जाता है। ठीक, अब सेकंड स्टेटमेंट पे चलते हैं। सेकंड स्टेटमेंट सेज दैट इसमें कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जब लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है तो उस पे 50 सदस्यों का साइन या सिग्नेचर होता है। ठीक, और थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है कि इसे राष्ट्रपति को संबोधित किया जाता है। नहीं, तो इसे राष्ट्रपति को संबोधित नहीं किया जाता है, बल्कि इसको लोकसभा स्पीकर को संबोधित किया जाता है। किसको संबोधित किया जाता है? स्पीकर को। लोकसभा स्पीकर कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला जी कहाँ से हैं? कोटा से। ओम बिरला जी हैं कोटा से, कोटा राजस्थान से। ठीक, तो इस प्रकार से अब आपने देखा कि पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो इसके आधार पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान में मौजूद नहीं है? आपको प्रश्न पढ़ते समय ध्यान ये रखना है कि इसमें पूछा जा रहा है कौन सा है और कौन सा नहीं है, यानी कि नॉट पे आपको बहुत बढ़िया से ध्यान देना है। नहीं तो एक जगह मिस हुआ तो समझ लो पूरा क्वेश्चन गलत। तो इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान में मौजूद नहीं है। तो अब एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का पूर्ण निलंबन। इस पे ध्यान देना है, पूर्ण निलंबन। ठीक, वो एब्सोल्यूट वर्ड यूज किया गया है। आपको ये भी ध्यान देना है कि कहाँ पे एब्सोल्यूट वर्ड यूज किया जा रहा है, कहाँ पे कॉमन वर्ड यूज किया जा रहा है, कहाँ पे इन जनरल बात की जा रही है। इस पे भी ध्यान देना होता है। ठीक, अब सेकंड स्टेटमेंट है राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य विधानमंडल का विघटन। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है। तो सी वाले पे देखते हैं। संवैधानिक संशोधन के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता। संवैधानिक संशोधन के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। यस, तो ये होती है। राज्यपाल का विवेकाधीन अधिकार। क्या भारत का संविधान राज्यपाल को विवेकाधीन अधिकार यानी कि डिस्क्रेशनरी पावर देता है? तो यस, तो इस प्रकार से सी, बी, सी और डी ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो पहला वाला जो है ऑप्शन ए, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का पूर्ण निलंबन, तो इसमें पूर्ण निलंबन नहीं होता दोस्त। इसमें कौन कौन से आर्टिकल ऐसे हैं जो इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं किए जाते हैं? तो वो आर्टिकल हैं आर्टिकल 20 एंड 21। ये दो ऐसे आर्टिकल हैं जो इमरजेंसी के समय में भी इनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का पूर्ण निलंबन ये गलत है। ठीक, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। संवैधानिक तंत्र के दुरुपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसके संदर्भ में बात कर रहा है? संवैधानिक तंत्र यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के बारे में। ये आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उन स्टेटमेंट पे आपको कंसिडर करना है कि इसमें से सही कौन सा है। ठीक, पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति को बाध्यकारी रूप से कार्य करना होगा। मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति को बाध्यकारी रूप से कार्य करना होगा। ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट है राज्यपाल को राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह माननी होगी। ठीक है, आपातकाल के दौरान ये प्रावधान स्थगित हो जाते हैं। तो ये जो चौथा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है बी, दैट मीन्स पहला और दूसरा। यानी कि मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति को बाध्यकारी रूप से कार्य करना होगा। तो ये पहला ऑप्शन सही है। और सेकंड है राज्यपाल को राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह माननी ही होती है। यानी कि जो राज्यों में राज्यपाल होता है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे की जो जो कैबिनेट होती है उसकी सलाह पे काम करता है राष्ट्रपति। जबकि राज्य सरकारों की जो कैबिनेट होती है, जो चीफ मिनिस्टर होता है, वह किसको आदेश देता है, यानी कि राज्यपाल किसकी सलाह पे काम करता है? तो वो होती है स्टेट की काउंसिल, स्टेट की कैबिनेट। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दोनों स्टेटमेंट सही है, जबकि ये तीसरा वाला गलत है।
तीसरे वाले में क्या दिया गया है? हाँ, ये जो है अनुच्छेद 74 और 163 के अनुसार राष्ट्रपति और राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल है 74। राष्ट्रपति के लिए कौन सा आर्टिकल दिया गया है? 74। यानी कि जो राष्ट्रपति होता है वो है मंत्रिपरिषद की सलाह पे कार्य करेगा। और राज्यपाल के लिए कौन सा आर्टिकल है? 163। 163 में यह कहा गया है कि राज्यपाल राज्य की मंत्रिपरिषद जो होगी उसके आधार पर कार्य करेगा। ठीक है, ये हो गया। जबकि आपातकाल में भी ये सभी प्रावधान लागू रहते हैं। तो ये इस प्रकार से स्टेटमेंट थर्ड इज नॉट करेक्ट। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान फेडरल पॉलिसी का उदाहरण नहीं है? ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन स्टेटमेंट है समवर्ती सूची, राज्यपाल का पद, वित्त आयोग या फिर आपातकालीन प्रावधान। इसमें से कौन सा फेडरल सूची के अंतर्गत नहीं आता, फेडरल पॉलिसी के अंतर्गत नहीं आता है? तो वो है देखो, राज्यपाल फेडरल पॉलिसी के अंतर्गत ही आएगा। क्यों? क्योंकि जो राज्यपाल होता है वह केंद्र सरकार के द्वारा अपॉइंट किया जाता है या फिर नियुक्त किया जाता है राज्यों में। और वित्त आयोग सेंट्रल पॉलिसी के अंतर्गत आएगा, फेडरल पॉलिसी के ही अंतर्गत आएगा। क्योंकि जो वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, तो वित्त आयोग का कार्य क्या होता है? वित्त आयोग जो करता है वह स्टेट फाइनेंसेस के लिए रूल्स बनाता है और सेंट्रल फाइनेंसेस के लिए रूल बनाता है कि यानी कि करों का बंटवारा और किस प्रकार से करों की उगाही की जाएगी, उनका बंटवारा किया जाएगा, उसका कार्य करता है वित्त आयोग। ठीक है। और उसके ऊपर एक और चीज़ है समवर्ती सूची इटसेल्फ एज द फेडरल पॉलिसी। और जो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि आपातकालीन प्रावधान फेडरल पॉलिसी के अंतर्गत नहीं आता है। आपातकालीन प्रावधान किस में दिए गए हैं? आर्टिकल 352 और 356, 356, 352, 352, 356 और 360, 352, 356 और 360 में दिए गए हैं आपातकालीन प्रावधान जो संविधान को एकात्मक बनाते हैं। कौन सी? यूनिटरी बनाते हैं। जबकि ये जो अन्य विकल्प जो दिए गए हैं तीनों, ये सब फेडरल ढांचे को मजबूत करते हैं, यानी कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का बराबर बराबर का हिस्सेदारी होता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। संविधान के अनुच्छेद 239 ए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट इज दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में विशेष दर्जा, स्पेशल प्रोविजन। ओके। सेकंड स्टेटमेंट इज दिल्ली के मुख्यमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये तो देखने से ही गलत लग रहा है। थर्ड वन इज दिल्ली विधानसभा के लिए अलग चुनाव आयोग का प्रावधान। तो अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो गया बी। राइट आंसर इज द बी, यानी कि केवल दूसरा सही नहीं है, यानी कि केवल दूसरा गलत है। अच्छा ठीक है, ओके। दिल्ली विधानसभा के लिए अलग चुनाव आयोग का प्रावधान, इसमें बी। यस, ओके। तो जो दिल्ली है, आर्टिकल 239 ए के अनुसार दिल्ली को विशेष राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। ठीक है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, बल्कि वहाँ पे दिल्ली की अपनी खुद की असेंबली है, जिसमें शायद 80 सीटें हैं, शायद 80 सीटें हैं, आई एम नॉट श्योर। तो वहाँ पे इलेक्शन होते हैं, जनरल इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन के माध्यम से जो पार्टी ज़्यादा बहुमत में आती है, तो उसका जो लीडर होता है उसको मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौलिक अधिकारों के संदर्भ में सही नहीं है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अनुच्छेद 32 के तहत उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने का अधिकार। अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक ओके, अनुच्छेद 32 के तहत उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने का अधिकार। जो देखो, उच्च न्यायालय जो है, उच्च न्यायालयों को जो रिट जारी करने का अधिकार है वो दूसरे आर्टिकल में दिया गया है। जबकि ये जो आर्टिकल 32 है, ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में दिया गया है कि यानी कि सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट्स जारी कर सकती है। और उसके बाद है ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को उपलब्ध हैं। तो ये ऑप्शन यहीं पे गलत हो गया, क्योंकि केवल नागरिकों, अभी आपको बताया था कि आपको हमेशा एब्सोल्यूट वर्ड्स पे ध्यान देना है कि कौन सा वर्ड एकदम एब्सोल्यूट है, कौन सा वर्ड कॉमन है, कौन सा वर्ड इन जनरल यूज किया गया है। तो ये ऑप्शन इसलिए गलत हो गया क्योंकि ये कह रहा है कि जो मौलिक अधिकार हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट्स हैं,
वो केवल और केवल नागरिकों को ही प्राप्त है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्त, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो नागरिकों को और फॉरेनर्स यानी कि विदेशियों को भी प्राप्त है। ठीक है। अब कौन कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जो सभी को प्राप्त हैं? तो इसमें हो गया आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 20 एंड 21 और 22, 23 एंड 24। ये जो इतने आर्टिकल हैं ये सभी नागरिकों को प्राप्त है, यानी कि विदेशी और इंडियन ये सभी को प्राप्त है। जबकि कुछ ऐसे भी अधिकार हैं जो केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त है। तो इसमें कौन कौन से हैं? तो इसमें है आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। ये पांच ऐसे आर्टिकल हैं, ये पांच ऐसे आर्टिकल हैं जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, विदेशियों को बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर इज बी, मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को उपलब्ध है। तो ये जो स्टेटमेंट था गलत था। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। हियर इज क्वेश्चन नंबर 8। संसदीय प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संसदीय प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट को पहले चेक करते हैं, उसके बाद ऑप्शन यहाँ का इसका डी वाला पोर्शन अगले पेज में चला गया, अभी उसको देख लेते हैं। ठीक है। तो प्रश्न है संसदीय प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करें। स्टेटमेंट 1 इज कार्यपालिका विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ऑप्शन 2, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सामूहिक रूप से सलाह देती है। और स्टेटमेंट 3, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य किया जा सकता है। ओके। तो इसमें से ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि तीनों सही है। तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है, तीनों जो स्टेटमेंट दिए गए हैं बिल्कुल करेक्ट हैं। क्योंकि ये जो ओके, आर्टिकल 75 किया गया था। आर्टिकल 75 का क्लॉज 3, आर्टिकल 75 का क्लॉज 3 कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होती है? लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ओके। ये इसको कब किया गया, ऐसा मतलब कब बनाया गया? जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आर्टिकल 74 को, ये जो आर्टिकल 74 था, आर्टिकल 74 था, इसको अमेंड करके ये इसमें जो प्रोविजन दिया गया है कि राष्ट्रपति खुद से कर सकता है, इसमें ये अमेंड कर दिया गया कि अब राष्ट्रपति जो मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा, वह खुद से डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है। यानी कि अब वह मंत्रिपरिषद की सलाह के अंतर्गत ही कार्य कर सकता है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इसमें तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट थे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पे अब शुरू हो रहा है हिस्ट्री का पोर्शन। ठीक है। तो हिस्ट्री का पोर्शन इसमें थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल मतलब बोल सकते हैं मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चोल साम्राज्य के प्रशासनिक ढांचे के संदर्भ में सही नहीं है? चोल चोल प्रशासन के यानी कि चोल साम्राज्य के प्रशासनिक ढांचे के संदर्भ में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? यहाँ पे आपके चार ऑप्शंस है, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए कहता है कि ग्राम सभाओं को उर कहा जाता था, ग्राम सभाओं को उर कहा जाता था। ओके। एंड ऑप्शन बी इज राजा को वेल्लन कहा जाता था। ऑप्शन सी, सभा के निर्णयों को ताम्र पत्रों पर अंकित किया जाता था। ऑप्शन डी इज नायब प्रांतों के प्रशासक होते थे। तो देखो, ये तो बिल्कुल इजी सा था, क्योंकि ये ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट, क्योंकि राजा को बेलन नहीं कहा जाता था। ठीक। राजा को राजा को क्या कहा जाता था? उसमें राजा को राजा ही बोला जाता था, या फिर पर केसरी भी बोला जाता था। राजा को राजा यानी कि किंग बोला जाता था, या पर केसरी, पर केसरी, पर केसरी भी बोला जाता था। किंग या फिर पर केसरी बोला जाता था। ठीक। अब ये जो पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि ग्राम सभाओं को उर कहा जाता था, तो ये बिल्कुल 100% राइट है, क्योंकि जो ग्राम सभाएं थी उनको उर कहा जाता था। अब जैसे तमिलनाडु में जाओगे ना, देखो तमिलनाडु के नाम में ही नाडु है, नाडु का मतलब होता है घर, नाडु का मतलब होता है घर। तो कई नाडु मिलके गांव बनाते थे, और उन और कई नाडूज जो मिलके गांव बनाते थे, उन गांवों के समूह को पुर कहा जाता था। ठीक। और ऑप्शन सी जो है, सभा के निर्णयों को ताम्र पत्रों पर अंकित किया जाता था। तो हाँ, उसमें ताम्र पत्र और ताड़पत्र जो पांडुलिपियां होती थी ये सभी चलती थी। और नायब, नायब जो होता था, नायब की जो पोस्ट होती थी, वो प्रांतों के प्रशासक यानी कि जो आज की स्टेट टाइप के, जो जैसे कि एक टेरिटरी है, मान लीजिए गोवा है, गुजरात है, आंध्रा है, उड़ीसा है, ये स्टेट है। इन स्टेट्स का जो प्रशासक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर होगा
उसी को नायब कहा जाता था। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। हियर इज क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कलचुरी वंश ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था और राष्ट्रकूटों ने कन्नड़ साहित्य को प्रोत्साहन दिया था। एंड थर्ड वन इज चालुक्यों का प्रशासन केंद्रीकृत था। चालुक्यों का प्रशासन केंद्रीकृत था। ओके, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। दैट मीन्स पहला और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि कलचुरी वंश ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। अब ये त्रिपक्षीय संघर्ष जो था ये किन किन के बीच लड़ा गया था। ये जो ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष था इसमें थे चालुक्य चालुक्य शासक और राष्ट्रकूट राष्ट्रकूट और कलचुरी, ये कलचुरी इटसेल्फ, यानी कि तीन तीन लोग थे। कलचुरी। पेन टाइप चलाना यार थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, अभी लिखने का उतना एक्सपर्टीज नहीं हो पाई है। ठीक है, तो ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष था इसमें तीन पार्टीज ने भाग लिया था। कौन कौन थे चालुक्य थे और राष्ट्रकूट थे और कलचुरी थे। ये तीन लोगों ने इस संघर्ष में भाग लिया था। ठीक है, राष्ट्रकूटों ने कन्नड़ साहित्य यानी कि कविराज मार्ग को बढ़ावा दिया और चालुक्यों का शासन जो था, इसमें जो तीसरा स्टेटमेंट है ये गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि जो चालुक्य थे उनका प्रशासन, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी थी वो बिल्कुल ये ऐसा बोल सकते हैं डिसेंट्रलाइज थे। कहती थी डिसेंट्रलाइज्ड। डिसेंट्रलाइज का मतलब हो गया यानी कि प्रशासन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के बाद पंच म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसके बाद आते हैं गांव पंचायत। ठीक है, तो इस प्रकार से था उनका डिसेंट्रलाइज्ड शासन था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। 11th क्वेश्चन इज हियर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाता है? कौन सा युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाता? ओके, तो यहाँ पे आपके चार ऑप्शंस हैं। अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण। ओके, इसमें नहीं नहीं है, नहीं वर्ड नहीं है। ओके, आई मेड ए मिस्टेक, सॉरी फॉर दैट। एंड क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल खाता है? यानी कि इसमें कौन सा सही ढंग से मेल किया गया है? तो ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण प्रणाली, ये बिल्कुल सही है। अब इन तीनों को भी देख लेते हैं कि इनमें से कौन कौन क्या क्या कह रहा है, किस स्टेटमेंट में क्या लिखा है। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक इक्ता प्रथा का अंत नहीं, इक्ता प्रथा का अंत नहीं किया था, इसने इक्तेदारी को और एक्सटेंड किया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक कर व्यवस्था का सरलीकरण, इसने कर व्यवस्था को सरलीकृत नहीं किया था बल्कि इसने और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया था। और उस समय के जो फार्मर थे वो सब समझ लो एकदम मरने की कंडीशन पे आ गए थे। जबकि ये सुल्तानों में सबसे ज्यादा सर्वाधिक पढ़ा लिखा शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। इसने पर इसकी पॉलिसीज ऐसे समय पे लैंड होती थी कि वो सबके लिए कष्टकारी ही होता था। उसके बाद ऑप्शन डी है बलबन चहलगानी का विलय नहीं, तो इसने विलय नहीं किया था। ठीक है, अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण नीति बिल्कुल प्रसिद्ध थी। उसने बाजार नियंत्रण के लिए और कई प्रकार के जासूस और ऑफिशियल्स नियुक्त किए थे। और फिरोज शाह ने एकता प्रथा को मजबूत किया था। अच्छा, आप ये बताएं कि एकता प्रथा को शुरू किसने किया था? इल्तुतमिश ने शुरू किया था। और मोहम्मद ने कर को और भी ज्यादा जटिल बना दिया। बलबल ने चहलगानी को समाप्ति कर दिया था। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। दिस वन इज अ वेरी मच इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 इज दिस। ओके, at the power. ओके, क्वेश्चन नंबर 12 इज हियर। दीन इलाही धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दीन इलाही किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा। यहाँ पे चार स्टेटमेंट्स है, आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट बिल्कुल फॉलो करते हैं। ठीक है, अ, यह अकबर का धार्मिक प्रयोग था। मे बी इट इज करेक्ट। इसमें सूफी, जैन और पारसी तत्व शामिल थे। मे बी इसे राजकीय धर्म बनाया गया था। मे नॉट बी। एंड फोर्थ वन इज बीरबल इसके प्रमुख अनुयायी थे। ओके, तो इसका राइट आंसर है वो है बी। तो आइए अब चेक करते हैं इसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि ये कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो क्यों सही नहीं है। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट सेज दैट अकबर का धार्मिक प्रयोग था। यस, अकबर का यह धार्मिक प्रयोग ही था, क्योंकि उसने उसमें उस समय मौजूद जो जितने धर्म थे, सूफी, जैन, पारसी, हिंदुइज्म, जितने भी धर्म थे उन सभी की आइडियोलॉजीज को मिक्स करके एक सेट ऑफ रूल्स बनाए थे, जिसको अकबर का धर्म बोला गया, यानी कि दीन इलाही नाम दिया गया था। ठीक है, और तो इस प्रकार से पहला स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट सही है। और तीसरा स्टेटमेंट राजकीय धर्म बनाया गया था, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि ये जो दीन इलाही था ये स्वैच्छिक था। कैसा था? स्वैच्छिक। अरे यार, राइटिंग बहुत ज़्यादा घटिया हो गई भाई।
तो ये दरअसल स्क्रीन छोटी है ना, तो इसमें लिखने में समझ में नहीं आ रहा है कि लिखा कैसे जाएगा। तो इसे राजकीय धर्म बनाया गया था, तो इसका राइट आंसर है यह स्वैच्छिक था, इसे राजकीय धर्म नहीं बनाया गया था। हर आदमी स्वतंत्र था, जिसको समझ में आता, जिसको जिसका मूड करता वो बन सकता था, उसमें जा सकता था, उसको फॉलो कर सकता था। ठीक है। अब चौथा स्टेटमेंट है, बीरबल इसके प्रमुख अनुयायी थे। यस, बीरबल ही पहला आदमी था जिसने इसको मान्यता दी, इसका फॉलोअर बना। ओके, मूव टू द नेक्स्ट वन।